इस फिल्म की शुरुआत जेम्स बॉन्ड से होती है, जो पानी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जेम्स ने सर पर नकली बत्तख लगाई होती है, जिससे कोई उसे देख ना पाए। किनारे पर आने के बाद जेम्स वो नकली बत्तख अपने सर से हटा देता है। अब जेम्स रस्सी के सहारे ऊपर दीवार पर चढ़ता है। वहाँ पर एक गार्ड को मारकर छुपते छुपाते एक ड्रग लेबोरेटरी के अंदर एंटर होता है। जेम्स यहाँ पर एक बॉम्ब लगाता है। इसके बाद वो अपने कपड़े बदलकर एक बार में जाता है, जहाँ पर एक बार डांसर डांस कर रही होती है। बॉन्ड यहाँ पर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए सिगरेट जलाता है और इसके सिगरेट जलाते ही वो बॉम्ब फट जाता है। दरअसल बॉन्ड यहाँ पर एक मिशन पर आया हुआ था और उसे उस ड्रग लेबोरेटरी को बर्बाद करना था। अब यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसके प्लान का हिस्सा ही होता है। वो उसे बताता है कि उसके मियामी जाने के लिए प्लेन 1 घंटे में मिलेगा। वो बॉन्ड को दोबारा होटल में जाने के लिए मना करता है, पर बॉन्ड अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। बॉन्ड अब दोबारा होटल पर जाता है और इसे यहाँ पर वही बार डांसर मिलती है जो पहले डांस कर रही होती है। बॉन्ड इस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है, पर तभी वो इस लड़की की आंखों में देखता है कि पीछे से उस पर कोई वार करने आ रहा है। बॉन्ड तुरंत उस लड़की को आगे कर देता है और अपने आप को बचाता है। बॉन्ड की फिर इस आदमी से फाइट होती है और फाइनली वो इसे बाथ टब में इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। अब अगला सीन मियामी का दिखाया जाता है, जहाँ बॉन्ड अपनी छुट्टियाँ मनाने आया हुआ है और यहाँ पर वे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर फिलिक्स की एंट्री होती है। फिलिक्स बॉन्ड को बताता है कि उसे एम ने भेजा है। एम बॉन्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 का बॉस होता है। फिलिक्स बॉन्ड को बताता है कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, तुम्हें और एक गोल्डफिंगर नाम के आदमी पर नज़र रखनी है। फिलिक्स उसे गोल्डफिंगर को दिखाता है और बताता है कि सब जानते हैं कि ये आदमी एक गोल्ड स्मगलर है, पर किसी के पास भी इसका सबूत नहीं है। अब तुम्हें इस पर नज़र रखनी है और याद रहे, यह आदमी बहुत ही चालाक है। फिलिक्स अब वहाँ से चला जाता है। बॉन्ड अब गोल्डफिंगर को कार्ड्स खेलते हुए ऑब्जर्व करता है और वो नोटिस करता है कि गोल्डफिंगर के कान में ईयरफोन लगा होता है। बॉन्ड को यहाँ थोड़ा शक होता है, क्योंकि उसको फिलिक्स ने बताया है कि गोल्डफिंगर कभी भी कार्ड्स में नहीं हारता है। अब बॉन्ड किसी तरीके गोल्डफिंगर के रूम में पहुँचता है और बैल्कनी में देखता है तो वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और इसके साथ एक रेडियो होता है। वो गोल्डफिंगर को उसके ओपोनेंट के हाथ में पकड़े सारे कार्ड्स बता रही होती है। बॉन्ड ये सारा गेम समझ जाता है। बॉन्ड वो रेडियो ऑफ कर देता है और उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। वो लड़की उसको अपना नाम जिल मास्टरसन बताती है। बॉन्ड अब रेडियो ऑन करता है और गोल्डफिंगर को धमकी देता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फ्रॉड मियामी पुलिस को ना बताऊं, तो तुम्हें आज सारे के सारे पैसे हारने होंगे। गोल्डफिंगर को ऐसा ही करना पड़ता है और वो अपने सारे पैसे हार जाता है। जिल बॉन्ड से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और बॉन्ड इसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब शाम को बॉन्ड अपने रूम में जिल के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और बीच में फ्रिज से शैम्पेन निकालने के लिए जाता है। तभी पीछे से एक आदमी उस पर अटैक कर देता है और बॉन्ड बेहोश हो जाता है। अब बॉन्ड को जब होश आता है तो वो देखता है कि जिल बेड पर मरी पड़ी हुई है और उसकी पूरी बॉडी पर गोल्ड पेंट लगा हुआ है, जिससे स्किन सफोकेशन से उसकी मौत हो गई है। दरअसल ये काम गोल्ड फिंगर ने ही कराया होता है, अपने एक खास आदमी और जॉब को भेजकर। बॉन्ड फिलिक्स को फ़ोन लगाकर ये बात बताता है और सब मैनेज करने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन में, जहाँ एम बॉन्ड को काफ़ी डांट लगाता है। वो कहता है कि तुम्हारा काम गोल्ड फिंगर पर नज़र रखना था, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड चुराना। तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं ये मिशन 008 को दे दूंगा। तब बॉन्ड कहता है कि मैं ये मिशन पूरा कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मुझे गोल्ड फिंगर की सारी प्लानिंग जाननी है। एम बॉन्ड से कहता है ठीक है, तुम शाम को 7 बजे मिलो। अब शाम को 7 बजे एम बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर और बॉन्ड बैठे होते हैं। गवर्नर बताते हैं कि गोल्ड फिंगर के पास बहुत सारा सोना है और वो इस सारे सोने को नाजायज़ तरीके से ख़रीदता है। वो इसे काफ़ी कम दामों पर ख़रीदता है, पर ऐसे देशों में बेचता है जहाँ इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज तक किसी को ये बात नहीं पता चल पाई है कि गोल्ड फिंगर कैसे गोल्ड को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाता है। हमारे पास गोल्ड फिंगर के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं है और जिस दिन हमें प्रूफ मिल जाएगा हम उसे झट से पकड़ लेंगे। अब बॉन्ड को अपना मिशन बिल्कुल क्लियर हो गया था और वो इस काम को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बॉन्ड को इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें एक गोल्ड बार होता है जिसकी कीमत लगभग 5000 पाउंड्स है। इसके अलावा बॉन्ड को एक हाईटेक कार दी जाती है जो पूरी तरह बुलेट प्रूफ होती है। इस गाड़ी में सीक्रेट वेपन्स के साथ ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लगी होती हैं। इसमें रिवॉल्विंग नंबर प्लेट्स होती हैं
जो कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज करी जा सकती हैं। इस गाड़ी के गियर लीवर पर एक हिडन रेड बटन होता है, जिसको दबाते ही गाड़ी की छत ओपन हो जाती है और इजेक्टर सीट प्रेशर से बाहर निकल आती है। इसके बाद बॉन्ड जाकर गोल्डफिंगर से मिलता है और इससे गोल्फ खेलने के लिए कहता है। गोल्डफिंगर अपने आप को गोल्फ में काफ़ी माहिर समझता है, तो वो इसके लिए मना नहीं करता। यहीं पर हम गोल्डफिंगर के सबसे खास आदमी ऑड मैन को भी देखते हैं। ये वही आदमी है जिसने जिल को मारा होता है। गेम खेलने से पहले गोल्डफिंगर बॉन्ड से पूछता है कि वो दांव पर क्या लगाएगा, तो बॉन्ड वही गोल्ड बार दांव पर लगाता है जो उसे मिशन के लिए मिला था। अब गोल्डफिंगर को अंदाज़ा लग जाता है कि इस बार की कीमत क्या है, तो वो भी इसी अमाउंट के आसपास के दाम में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये गेम शुरू होता है और गोल्डफिंगर कार्ड्स की तरह इसमें भी चीटिंग करता है। जब उसके शॉट लगाने के बाद बॉल नहीं मिलती है और गोल्डफिंगर मैच हार रहा होता है, तब ऑडमैन अपनी पॉकेट से नई बॉल गिरा देता है। पर बॉन्ड इस ट्रिक को समझ जाता है, क्योंकि वो उसकी पुरानी बॉल के ऊपर ही पैर रखकर खड़ा होता है। पर बॉन्ड को हराना इतना आसान कहाँ होता है। मैच के लास्ट में बॉन्ड बॉल स्विच करता है और गोल्डफिंगर से कहता है कि आप ये मैच हार चुके हैं, क्योंकि आप गलत बॉल से गेम खेल रहे हैं। गोल्डफिंगर अब मैच हार जाता है। अब जब ऑडमैन गोल्डफिंगर का वेट कर रहा होता है बाहर, तो बॉन्ड उसकी कार में वो ट्रैकिंग डिवाइस चिपका देता है। इसके बाद गोल्डफिंगर आता है और बॉन्ड को वार्न करता है कि आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, तुमसे पहले बहुत लोग आए हैं और वो नाकाम रहे हैं। गोल्डफिंगर ऑड जॉब को बॉन्ड को समझाने के लिए कहता है। ऑड जॉब अपनी हेड को घुमाकर दूर फेंकता है और सामने लगी मूर्ति की मुंडी कटकर नीचे गिर जाती है। इसकी हेड काफ़ी कमाल होती है, क्योंकि ये स्टील की बनी होती है और ये काफ़ी डेंजरस होता है। अब गोल्डफिंगर बॉन्ड को चेक देता है। बॉन्ड जाते जाते ऑडमैन को वो बॉल देता है जिसके ऊपर वो पैर रखकर खड़ा होता है। ऑडमैन उसको वार्न करने के लिए वो बॉल अपने हाथों से क्रश कर देता है, जिससे देखकर लगता है कि ऑडमैन के हाथों में काफ़ी जान है। अब गोल्डफिंगर के वहाँ से निकलते ही बॉन्ड ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। गोल्डफिंगर अपनी कार को ट्रांसपोर्ट करके जेनेवा पहुँच चुका होता है और ठीक बॉन्ड ने भी ऐसा ही किया होता है। बॉन्ड गोल्डफिंगर की कार का पीछा कर रहा होता है, तभी पीछे से एक लड़की उसको हॉर्न पर हॉर्न दे रही होती है। बॉन्ड उसे आगे जाने देता है, पर बॉन्ड अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। वो सोचता है कि उस लड़की को पीछे करे, पर उसे एकदम से ध्यान आता है कि वो मिशन पर है। अब जब गोल्डफिंगर रास्ते में एक जगह रुककर कुछ खा रहा होता है, तो बॉन्ड उसे दूर से खड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दूर से एक गोली चलती है। बॉन्ड गोली चलाते हुए एक लड़की को देख लेता है और बॉन्ड उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही बॉन्ड गाड़ी को उस लड़की की गाड़ी के बगल में लगाता है, वो अपनी हाईटेक गाड़ी से उसकी गाड़ी के दोनों टायर फाड़ देता है। लड़की की गाड़ी साइड में उतर जाती है, पर वो सेफ रहती है। अब बॉन्ड अनजान बनकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो लड़की उसको पास के गैराज में छोड़ने के लिए कहती है। इसी लड़की के पास में एक राइफ़ल भी होती है। बॉन्ड उसके इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछता है, जानने की कोशिश करता है, पर लड़की कुछ नहीं बताती है और बस अपना नाम बताकर पास के गैराज में उतर जाती है। अब बॉन्ड गोल्डफिंगर को दोबारा ट्रैक करता है और ट्रैक करते करते उसकी कंपनी के बाहर पहुंचता है। वो दूरबीन से दूर से देखता है और उसको वहाँ अच्छी खासी सिक्योरिटी दिखती है। बॉन्ड अब रात होने का वेट करता है और रात होते ही वो छुपते छुपाते इसके अंदर जाता है। बॉन्ड बाहर एक विंडो के बाहर पहुंचता है, जहां से उसे अंदर गोल्डफिंगर की गाड़ी के पार्ट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब गोल्डफिंगर की भी एंट्री होती है और वो एक आदमी से बताता है कि मेरी गाड़ी 18 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है। मतलब कि वो स्मगलिंग करने के लिए अपनी गाड़ी को ही गोल्ड में कन्वर्ट कर देता था। बॉन्ड उसके ऑपरेशन ग्लैंड स्लैम की बात करते हुए सुनता है कि उसका ये बहुत बड़ा प्लान है, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लान है। अब बॉन्ड को यहाँ पर मतलब भर की जानकारी मिल चुकी होती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त उसको एक स्नाइपर दिखता है। ये एक लड़की होती है और बॉन्ड ने ये वही लड़की होती है जिसको बॉन्ड ने लिफ्ट दी थी। बॉन्ड उससे गन छीनने की कोशिश करता है, पर इसी में राइफ़ल वहाँ पर पास के वायर से टच हो जाती है और अंदर सारे सिक्योरिटी अलार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बॉन्ड उससे पूछता है, तुम गोल्डफिंगर को क्यों मारना चाहती हो? वो बताती है कि उसने मेरी बहन को मारा था। बॉन्ड उससे उसकी बहन का नाम पूछता है और वो उसका नाम होता है जिल मास्टरसन। यानी कि ये वही लड़की होती है जिसको गोल्डफिंगर ने गोल्ड पेंट करवा के मार दिया था। अब बॉन्ड को समझ आ जाता है कि वो गोली उसके लिए नहीं बल्कि गोल्डफिंगर के लिए चलाई गई थी। अब बॉन्ड और टी दोनों ही वहाँ से भागते हैं और गोल्डफिंगर के लोग इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। बॉन्ड यहाँ पर अपनी हाईटेक गाड़ी की मदद से उन सबको काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, पर एक डेड एंड पर आकर बॉन्ड को गाड़ी रोकनी पड़ती है।
बॉन्ड गाड़ी से नीचे उतरकर गोलियां चलाने लगता है और टिली से जंगल की तरफ भागने के लिए कहता है। टिली जंगल की तरफ भाग रही होती है, तभी वहाँ पर ऑड मैन की एंट्री होती है और वो अपनी डेंजरस हैट यूज़ करके उसको मारता है। अब बॉन्ड को भी पकड़ा जा चुका होता है और टिली मर चुकी होती है और बॉन्ड को दोबारा फैक्ट्री की तरफ लाया जा रहा होता है। बॉन्ड यहाँ पर दोबारा भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे मज़ेदार सीन आता है जब बॉन्ड गियर लीवर पर लगा सीक्रेट बटन दबाकर वहाँ पर रखे आदमी को बाहर ही फेंक देता है। बॉन्ड यहाँ पर भागने की बहुत कोशिश करता है पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। बॉन्ड की गाड़ी आखिर में एक दीवार में घुस जाती है और अब बॉन्ड को होश आता है तो वो अपने आप को एक नई जगह पर बंधा हुआ देखता है। यहाँ पर अब गोल्ड फिंगर की एंट्री होती है और वो आदमियों से कहकर बॉन्ड के ऊपर लेज़र राइट छुड़वा देता है। वो धीरे धीरे बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ रही होती है। गोल्ड फिंगर बॉन्ड से कहता है कि मुझे तुम्हारे पर पहले से ही शक था, अच्छा हुआ तुम आज पकड़ लिए गए। लेज़र लाइट बॉन्ड पर पड़ने ही वाली होती है जिससे बॉन्ड की मौत हो जाती, पर तभी बॉन्ड गोल्ड फिंगर से कहता है कि MI6 तुम्हारे ग्लैंड स्लैम के बारे में सब जानती है और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह 008 ले लेगा और तुम्हारा मिशन कभी भी कामयाब नहीं होगा। गोल्ड फिंगर को लगता है कि बॉन्ड का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है तो वो लेज़र लाइट रुकवा देता है। इसके बाद बॉन्ड को दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। अब जब बॉन्ड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक प्राइवेट जेट में पाता है। उसके सामने इस जेट की पायलट खड़ी होती है जिसका नाम होता है पुसी गैलोर। बॉन्ड के पूछने पर वो बताती है कि गोल्ड फिंगर की पर्सनल पायलट है और अभी ये जेट US जा रहा है। बॉन्ड यहाँ पुसी से फ्लर्ट करने लगता है पर वो उसे भाव नहीं देती। बॉन्ड उससे पूछता है कि क्या हम लोग ऑपरेशन ग्लैंड स्लैम के लिए जा रहे हैं, पर वो इसका भी कोई जवाब नहीं देती है। अब थोड़ी देर बाद बॉन्ड अपना ब्रीफ केस लेकर तैयार होने के लिए वॉशरूम में जाता है और अपनी ट्रैकिंग डिवाइस अपने जूतों में फंसा लेता है ताकि MI6 को उसकी लोकेशन के बारे में पता चलता रहे। बॉन्ड के चिप लगाते ही उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। जेट के पहुंचने पर बॉन्ड को वहाँ पर आसमान में काफ़ी प्लेन्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग कलाबाजियाँ कर रहे होते हैं। पुसी के आने पर बॉन्ड कहता है कि ये लोग काफ़ी अच्छा प्लेन उड़ा रहे हैं। पुसी कहती है कि उड़ाएंगे क्यों नहीं, आखिर इन्हें मैंने ही ट्रेन किया है, ये सब हमारे ऑपरेशन ग्लैंड स्लैम का हिस्सा है। तभी वहाँ पर ऑड जॉब आ जाता है और बॉन्ड को गाड़ी में बैठाल कर ले जाता है। बॉन्ड को गोल्ड फिंगर के फार्म हाउस पर लाया जाता है और उसे यहाँ पर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ गोल्ड फिंगर की अपने पार्टनर्स से मीटिंग चल रही होती है। सारे पार्टनर्स अपने लगा हुआ पैसा वापस मांग रहे होते हैं। तभी गोल्ड फिंगर उनसे कहता है कि आप लोग सब्र करिए और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का पूरा होने का इंतज़ार करिए। वो कहता है कि फोर्ट नॉक्स जो कि US का गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक है, इसमें लगभग $15 बिलियन हैं। आप लोग बस वेट करिए, ये बैंक लूटते ही मैं आपका $1-1 मिलियन क्या मैं आप सबको $10-10 मिलियन दूंगा। अब दूसरी तरफ बॉन्ड वहाँ अपने कमरे के बाहर खड़े गार्ड को अपनी ट्रक में फंसाता है और अपने आप को आज़ाद करा लेता है। बॉन्ड नीचे से ही एक स्टूल पर खड़ा होकर गोल्ड फिंगर की सारी बातें सुनता रहता है और उन्हें एक कागज़ पर नोट करने लगता है। गोल्ड फिंगर के पार्टनर्स हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि फोर्ट नॉक्स लूटना नामुमकिन है। तब गोल्ड फिंगर उन्हें डेल्टा 9 गैस का एक कैनिस्टर दिखाता है और कहता है कि इस गैस के एटमॉस्फेयर में फैलते ही वहाँ लगी आर्मी के साथ सब के सब 24 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे और हम आसानी से बैंक लूट लेंगे। गोल्ड फिंगर यहाँ पर झूठ बोलता है। दरअसल इस गैस से बेहोश नहीं होंगे, लोग सारे के सारे इस गैस से मारे जाएंगे। इन सबके पार्टनर्स के बीच एक पार्टनर सोलो होता है जो गोल्ड फिंगर के इस प्लान से अग्री नहीं करता है और वो कहता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी इसी वक्त। दूसरी तरफ बॉन्ड ने इस प्लान की डिटेल्स एक पर्ची में लिखी होती है और उस पर्ची में वही ट्रैकिंग डिवाइस लिखा लपेट कर पॉकेट में रख लेता है। तभी पीछे से पुसी उसके पैर घसीटती है और उसे गिरा देती है। अब गोल्ड फिंगर बाहर सोलो को उसका हिस्सा देकर भेज रहा होता है। तभी पुसी वहाँ पर बॉन्ड को लेकर आती है और बताती है कि ये बाहर निकलकर नीचे से ताका झाकी कर रहा था। बॉन्ड यहाँ पर बड़ी चालाकी से वो पर्ची सोलो की पॉकेट में डाल देता है। अब सोलो के यहाँ से निकलते ही MI6 उसकी गाड़ी को ट्रैक करने लगती है। सोलो की गाड़ी का ड्राइवर ऑड जॉब होता है और सोलो को एयरपोर्ट पर छोड़ना होता है, पर ऑड जॉब उसे आगे ले जाता है और एक सन्नाटी जगह पर लाकर उसको गोली मार देता है। उसको गोली मारने के बाद ऑड जॉब एक जंक यार्ड में जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी के साथ साथ अपनी गाड़ी का भी कचुम्बर बनवा देता है। इसके बाद वो एक दूसरी गाड़ी में इस गाड़ी का कचुम्बर रखवाता है और फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। वो फिर से पुराने लोकेशन यानी कि फार्म हाउस पर ही पहुंच जाते हैं। गोल्ड फिंगर इन दोनों को बाहर से ताका झाकी करते हुए देख लेता है।
गोल्डफिंगर पुसी से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके बॉन्ड को उलझा कर रखना होगा ताकि हमारा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम सक्सेसफुल हो जाए। ये बाहर से ताका झाकी कर रहे लोगों को भी लगे कि यहाँ पर सब सही चल रहा है। इसके बाद गोल्डफिंगर बॉन्ड को बुलाता है ताकि इन दोनों को लगे कि यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। बॉन्ड गोल्डफिंगर से कहता है कि मुझे लगता ही नहीं है कि तुम्हारा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम सक्सेसफुल होगा, क्योंकि $15 बिलियन का सोना लगभग 10,500 टन होगा और उसको निकालने के लिए कम से कम 12 दिन और 200 ट्रक लगेंगे और तुम्हारे पास हार्डली 2 घंटे होंगे, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही पास की आर्मी तुम पर अटैक कर देगी। गोल्डफिंगर यहाँ पर स्माइल करता है और बॉन्ड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ से सोना निकालने के लिए ये सब कर रहा हूँ। वो बॉन्ड से कहता है कि मुझे बस वहाँ पर पड़े सोने में बॉम्ब लगाना है ताकि रेडियो एक्टिव तरीके से ये पड़ा हुआ सोना अगले 57 से 58 साल के लिए बेकार हो जाए और इससे मेरे पास पड़े हुए सोने का रेट लगभग 10 गुना हो जाएगा। इसके बाद पुसी बॉन्ड के साथ थोड़ा टाइम बिताती है, पर बॉन्ड उस पर अपना जादू चला लेता है और फाइनली ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऑपरेशन पुसी के ट्रेंड स्टूडेंट्स फोर्ट नॉक्स के आसपास वो जहरीली हवा बरसाने लगते हैं और वहाँ पर खड़े आर्मी के साथ साथ बाकी सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद गोल्डफिंगर अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। वो वहाँ मेन गेट को ब्लास्ट करवा देता है। गोल्डफिंगर के लोग एक एक करके सारे दरवाज़ों को तोड़कर अंदर पहुँचते हैं और फिर एक लॉकर में रखकर वो बॉम्ब अंदर लाते हैं। यहाँ पर अब इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने भी लोग बेहोश हुए थे वो धीरे धीरे करके होश में आ जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही कम जहरीली हवा छोड़वाई थी जिससे लोग बस कुछ देर के लिए ही बेहोश हों। अब यूएस आर्मी गोल्डफिंगर के लोगों पर हमला कर देती है। गोल्डफिंगर ये सब देखते हुए बॉन्ड की हथकड़ी उसी बॉम्ब के साथ बंधवा देता है और वहाँ पर अपने आदमियों को भी लॉक करके बाहर निकलने लगता है। गोल्डफिंगर अमेरिकन आर्मी को अंदर आता देख यूएस आर्मी के गेटअप में आ जाता है और अपने ही आसपास के खड़े 2-4 आदमियों को गोली मार देता है ताकि उनको लगे कि वो यूएस आर्मी का ही बंदा है। दूसरी तरफ बॉम्ब की टाइमिंग धीरे धीरे नज़दीक आ रही होती है और गोल्डफिंगर की टीम में से ही एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उस आदमी को नीचे फेंक कर मार देता है। इस आदमी के पास ही बॉन्ड की हथकड़ी में लगी चाबी भी होती है। अब बॉन्ड किसी तरीके वो चाबी लेकर अपनी हथकड़ी छुड़वाना चाहता है, तभी ऑड जॉब उसको मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। बॉन्ड किसी तरीके चाबी से अपनी हथकड़ी छुड़ा लेता, तभी ऑड जॉब आ जाता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ऑड जॉब बॉन्ड पर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है, पर बॉन्ड किसी तरीके उसको अपनी ट्रक में फंसाकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। बॉन्ड अब वो बॉम्ब डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ पर एक बॉम्ब डिफ्यूज़र आकर बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है और बॉम्ब की टाइमिंग ठीक 007 पर आकर रुकती है। जो बॉन्ड से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और स्पेशली यूएस के प्रेसिडेंट, और वो बॉन्ड को डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। बॉन्ड अब एक प्लेन में बैठकर मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी सडनली गोल्डफिंगर आ जाता है। गोल्डफिंगर ने प्लेन के स्टाफ मेंबर्स को एक किनारे बांध दिया होता है और वो यूएस आर्मी के गेटअप में होता है, तो कोई उस पर शक भी नहीं करता। गोल्डफिंगर उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ख़राब हुआ है और अब मैं तुम्हें और उस पुसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर बॉन्ड और गोल्डफिंगर के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। गोल्डफिंगर के हाथ में एक गन होती है और बॉन्ड से गन छीनते वक्त गोली चल जाती है और ये गोली प्लेन के अंदर लगे ग्लास में लग जाती है। अब प्लेन में एयर भरने लग जाती है और गोल्डफिंगर देखते ही देखते उसी विंडो से प्लेन से बाहर हवा में निकल जाता है। बॉन्ड किसी तरीके पुसी के पास पहुंचता है और पुसी से पूछता है कि क्या ये प्लेन बच सकता है। पुसी कहती है कि नहीं, और इसके बाद ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। पर बॉन्ड और पुसी प्लेन के नीचे गिरते वक्त ही बीच में पैराशूट लेकर कूद गए होते हैं और ये दोनों बच जाते हैं। और फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि बॉन्ड और पुसी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये है जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की आई तीसरी फिल्म, जो कि गोल्डफिंगर 1964 में आई थी। ये फिल्म अपने ज़माने में काफ़ी सुपर डुपर हिट थी। इस वीडियो कैसा लगा हो इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।